वहीं प्रदेश में अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को इसका जिम्मा मिला है। कल सीएम भजनलाल शर्मा ने दिनेश एमएन को दिन में सीएमओ की मीटिंग जब हुई सीएमओ में तब बुलाया था और कल दिन में सीएमओ में हुई टास्क फोर्स पर चर्चा। इसके बाद कल देर शाम जारी कर दिए गए थे आदेश। अब नई सरकार में नया टास्क मिला है एडीजी दिनेश एमएन को। नए मुख्यमंत्री ने काबिल अफसर पर भरोसा जताया है। अब प्रदेश में गैंगस्टर की खैर नहीं है, ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, इसे लेकर जरूरत महसूस हो रही थी, या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री राजस्थान के जो भजनलाल शर्मा हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच करेगी एसआईटी। साथ ही दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे। निर्देशों के बाद गृह विभाग ने डीजीपी को जारी कर दिए हैं आदेश। साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। प्रदेश में अब कर दिया गया है और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। एक तरफ एसआईटी का गठन कर दिया गया है। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। टास्क फोर्स का गठन भी एडीजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में होगा, यानी कि दिनेश एमएन के नेतृत्व में। अब पूरी जानकारी जो है वो किसी को सौंपनी होगी, क्योंकि दिनेश एमएन को ही ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब देखना होगा कि एक तरफ पेपर लीक का मामला, दूसरी तरफ लगातार जो आंकड़े आ रहे थे क्राइम से जुड़े हुए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो अभियान की बात सामने आ रही थी, इन दोनों को ही लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और एक तरफ एसआईटी का गठन कर दिया गया तो दूसरी तरफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। अब देखना होगा किस तरीके से किस स्तर पर काम किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही चुनावी मुद्दे थे। लेकिन अब एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में राजस्थान की बीजेपी सरकार और मुखिया नजर आ रहे हैं। स्पीकर वासुदेव देवनानी मिले डॉक्टर सीपी जोशी से। स्पीकर देवनानी सीपी जोशी के आवास पहुंच रहे थे। दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई। श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट कर डॉक्टर सीपी जोशी ये तस्वीरें सामने आई। स्पीकर वासुदेव देवनानी डॉक्टर सीपी जोशी से मिले हैं। डॉक्टर सीपी जोशी जो कि कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष होंगे वासुदेव देवनानी। पहुंचे उनके आवास पर, श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट की और ये शिष्टाचार मुलाकात कही जा सकती है। सियासत की बात अलग होती है, लेकिन एक नई जिम्मेदारी जब उसी कुर्सी पर बैठेंगे जब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बैठा करते थे डॉक्टर सीपी जोशी, लेकिन अब वासुदेव देवनानी बैठे नजर आएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा शुरू होगी तब कितने एक्टिव मोड में नजर आएंगे वासुदेव देवनानी और इस जिम्मेदारी को किस तरीके से संभालते नजर आएंगे। अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी बोले कि 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। संसद की घटना की गहराई से जांच जरूरी है। संसद में हुई घटना का मकसद जानना आवश्यक है। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। लोकसभा स्पीकर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। 3 राज्यों में सीएम के नए चेहरों पर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि नए चेहरों के पीछे उन्हीं की तपस्या है, उन्हीं का अनुभव है और इसी वजह से उन चेहरों पर मुहर लगाई गई है। आईएनटीआई को पहले ही टेस्ट में जनता ने फेल कर दिया। यहां पर जिक्र उन्होंने विपक्षी महागठबंधन का किया, जो सभी पार्टियां एक साथ आ गई और नाम दिया महागठबंधन को आईएनटीआई और जिसे कहा जाता है इंडिया। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहले ही टेस्ट में जनता ने इस गठबंधन को फेल कर दिया। जनता ने अस्थिरता और स्वार्थ की राजनीति को नकारा है। इसे घमंडिया महागठबंधन कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं मोदी को जनता जनार्दन और दैवीय शक्ति का आशीर्वाद मिला है। जब उनसे सवाल किया गया कि लगातार जीत हासिल आप कर रहे हैं, तब उनका जवाब ये था। फिर कहा कि 22 जनवरी हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का अवसर मिलेगा, क्योंकि तब राम लल्ला के दर्शन हर कोई कर पाएगा। ये सिर्फ मोदी की नहीं 140 करोड़ देशवासियों की खुशी होगी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। धर्म नगरी के सभी होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। अब यूपी सरकार ने लखनऊ के सभी होटल्स को निर्देश दे दिए हैं।
20 से 23 जनवरी तक एडवांस बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया ना वसूलने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुखिया की तरफ से, हालांकि होटल ज्यादातर बुक हो चुके हैं, लेकिन कहा गया है कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसीलिए मनमाना किराया ना वसूला जाए, इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। गेमिंग और गैम्बलिंग का जाल। देश में करीब 56 करोड़ लोग खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स। इनमें से मात्र 25% ही टैक्स के दायरे में आते हैं। 24,000 करोड़ की इस इंडस्ट्री पर अक्टूबर 2023 से नकेल कसी गई। 25% जीएसटी और 30% टीडीएस पर जीती गई राशि पर दाव लगाया। हालांकि गेमिंग के मुकाबले में बैंटिंग इंडस्ट्री जो है वो 36 गुना बढ़ गई है। 8.2 लाख करोड़ की बैटिंग इंडस्ट्री चुरा रही है, 4 लाख करोड़ का टैक्स भी। हालांकि इस पर भी जल्द ही नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है, जानकारी सामने आ गई है, आंकड़ा सामने आ गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि यहां पर भी टैक्स चोरी हो रही है। भारतीय वनडे टीम में बदलाव का दौर। आज दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत के बीच वनडे सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन ये अपडेट कर दे कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आज भारत का पहला मुकाबला होगा। नई जोश के साथ उतरेंगे पूरे भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज। 3 मैच की सीरीज में देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव। वो पहले ही शुरू हो चुके हैं बदलाव, लेकिन अब आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड कप में हार के बाद कई सीनियर्स मेंबर्स टीम से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में इस बार फ्रेश चेहरों को टीम में जगह मिली है। सिर्फ 4 खिलाड़ियों के पास ही अफ्रीका में वनडे खेलने का अनुभव है। जैसे कि जोहान्सबर्ग में दोपहर 1:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये जो नवाचार किए गए हैं उसका एक्सपीरियंस, ये बदलाव कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आते हैं, खेल प्रेमियों में कितना उत्साह जोश भर पाते हैं। तो भारतीय वनडे टीम में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। सीनियर्स खिलाड़ियों को बाय बाय कहकर फ्रेश चेहरों को टीम में जगह मिली है।